हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुचिता गढ़ेवाल और आपका स्वागत करती हूं हमारे कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपके अंदर जिस चीज को हासिल करने के लिए आप अभी तक लड़ रहे हैं और जज्बा और जुनून है कि आप वो चीज हासिल करके रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। तो इन्हीं विचारों के साथ हम आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने कल तक क्या देखा था, आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे पहले हमने देखा कि इतिहास किसे कहते हैं। तो बीते हुए समय की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसमें हमने पूरा प्रागैतिहासिक काल खत्म किया था, उसे 4 भागों में बांटा गया था। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और इसके बाद ताम्रपाषाण काल। इसके अलावा हमने क्या देखा था, मध्य प्रदेश से क्या क्या संबंधित था। तो पहले तो नर्मदा मानव की खोज मध्य प्रदेश के सीहोर के हथनौरा में हुई। उसके अलावा गुफा निवास के साक्ष्य मिले जो कि भीमबेटका से मिले, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद से मिले। इसके अलावा हमने देखा कि कुत्ते के पालन के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे थे, तो आदमगढ़ से मिल रहे थे। इसके अलावा हमने देखा ताम्रपाषाण कालीन नगरी कौन कौन सी थी मध्य प्रदेश में, तो कायथा, नावदा, तोली, नागदा, ये हमें ताम्रपाषाण कालीन नगरी के रूप में मिली। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में महाजनपद काल की। महाजनपद का अर्थ क्या था, देखिए जैसे कि लौह युग आया ना, जब ताम्रपाषाण कालीन युग समाप्त हुआ और लौह युग सामने आया, तो लोहा के बहुत ज्यादा लोहे का प्रयोग होने लगा और लोहे का प्रयोग मुख्य रूप से औजारों में हुआ, अर्थात औजार बनने लगे। और जब औजार बनने लगे तो कबीले का एक विशेष व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानने लगा, अपने आप को ताकतवर मानने लगा। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कबीले थे, और इन छोटे छोटे कबीलों में जब लोग अपने आप को ताकतवर मानने लगे और दूसरे को नीचा समझने लगे, और देखते ही देखते युद्ध बढ़ने लगे। और इस कारण से जब छोटे छोटे कबीलों में युद्ध बढ़ने लगे तो कई सारे कबीले इकट्ठे बनकर जनपदों का निर्माण करने लगे, और इन्हीं जनपदों के बड़े आकार को महाजनपद कहा गया। तो भारत में, संपूर्ण भारत में 16 महाजनपदों की बात सामने आती है कि संपूर्ण भारत में 16 महाजनपद थे। ये बातें हमें कहाँ से मिलती हैं, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैसी किताबों से हमें पता चलता है कि संपूर्ण भारत में 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित थे। पहला था अवंती महाजनपद, दूसरा था चेदी महाजनपद। अवंती और चेदी दोनों महाजनपदों के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम मध्य प्रदेश में महाजनपद काल को देखेंगे, अर्थात हमारे जो महाजनपद थे यहाँ पे कौन कौन से वंश का शासन रहा और किस किस वंश ने यहाँ पर क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले जो हम अवंती महाजनपद को देखने वाले हैं, अवंती महाजनपद में था मौर्य वंश। देखिए हैहय वंश आया, हैहय वंश के जो कि मगध में था, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि यहाँ पर नंद वंश का शासन था, तो नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश के संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की। इसके अलावा मौर्य वंश के समय में उस समय संपूर्ण भारत का क्षेत्र आता था, और इसके बाद ये जो क्षेत्र थे ये धीरे धीरे करके टूटते गए, और मध्य प्रदेश में पहला वंश जो आया वो था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के किस शासक से हमें शुरुआत करनी है, तो वो रहेंगे राजा बिंदुसार। राजा बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और इसके बाद में राजा बिंदुसार के बाद आए थे सम्राट अशोक, जिनका सीधा संबंध अवंती महाजनपद से रहा है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बिंदुसार के समय में अवंती का प्रांतपाल कौन था। तो बिंदुसार के समय में अवंती का प्रांतपाल सम्राट अशोक स्वयं थे, और इसके अलावा इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी दीपवंश और महावंश जैसी किताबों से मिलती है कि इस समय अशोक जो थे वो अवंती के प्रांतपाल थे। जो अशोक थे ना, अपनी युवावस्था में बहुत ज्यादा क्रूर माने जाते थे, और इन्होंने बहुत ही ज्यादा रक्तपात किया था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए। ये किंवदंतियां हैं। इसके अलावा अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था, जिसमें सर्वाधिक नरसंहार हुआ था, और इसके बाद में अशोक ने अपना धर्म परिवर्तित किया और इनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और यहाँ पर बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया। तो सबसे पहले बिंदुसार की बात हो गई। बिंदुसार के पिता
चंद्रगुप्त मौर्य जी थे और बिंदुसार के पुत्र का नाम ही अशोक था। अशोक के पिता बिंदुसार, माता अशोक की माता थी शुभद्रांगी देवी और इन्हें ही रानी धर्मा के नाम से भी जाना जाता था। एक नाम था रानी धर्मा और एक था शुभद्रांगी देवी। फिर बात कर रहे थे अशोक का विवाह किसके साथ हुआ। तो अशोक का विवाह की दो रानियां मुख्यतः हम जानते हैं। पहली रानी थी जिनका नाम था कुमार देवी, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा के एक व्यवसायी की पुत्री थी, और दूसरी रानी थी कारुवाकी। ऐसा कहा जाता है अशोक ने जब कलिंग पर युद्ध किया तो वहां से जो रानी आई उनका नाम कारुवाकी था। इसके अलावा अशोक ने मध्य प्रदेश में क्या क्या निर्माण करवाया। तो अशोक ने मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म से संबंधित लगभग 40 से 45 स्तूपों का निर्माण कराया, जिन स्तूपों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सांची स्तूप था, जो कि 3री शताब्दी में बनवाया उसने। इसके अलावा इसने बहुत सारे अभिलेखों और शिलालेखों का निर्माण भी करवाया। अभिलेखों का निर्माण कराया जिसमें से संघभेद अभिलेख और तुमेन अभिलेख, कटनी का गुर्जरा अभिलेख प्रमुख है। पुत्र की बात करते हैं कि अशोक के पुत्र कौन कौन थे। तो अशोक की दो रानियां हमने देखी, एक हो गई हमारी कुमार देवी जिन्हें देवी कहा जाता था, और दूसरी हो गई कारुवाकी। तो देखिए, जो पहली है कुमार देवी, इनसे अशोक को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिस पुत्र का नाम था महेंद्र। वही जो कारुवाकी थी, इनसे अशोक को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसका नाम था तीवर। पुत्री की बात करते हैं तो अशोक की एक पुत्री जिनका नाम था संघमित्रा, और संघमित्रा और महेंद्र दोनों को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। अशोक के अन्य नाम, अशोक को सम्राट अशोक, क्रूर अशोक, चंड अशोक, इसके अलावा अशोक प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। वंश की बात करते हैं, इसका संबंध मौर्य वंश से था, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पे अशोक से संबंधित जितनी चीजें थी हमने कवर कर ली। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों की तरफ चलते हैं। देखिए कैसे याद रखना है ना, एकदम शॉर्ट फॉर्म में शुरू करना है। अशोक से एकदम जीवन परिचय जैसा, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, बीवी कौन कौन थी, पत्नी कौन कौन सी थी, पत्नी के बाद पुत्र और पुत्रियां कौन कौन सी हुई, मध्य प्रदेश से संबंधित इन्होंने क्या किया। क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें इंडिया के संबंध में सब कुछ पढ़ना पड़े, केवल मध्य प्रदेश के संबंध में पढ़ना है। इस कारण से मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्तूप है हम उन्हें देखते चलेंगे। सबसे पहले अशोक से संबंधित स्तूप, ये है सम्राट अशोक। कौन कौन से स्तूप हैं? संघभेद अभिलेख, तुमेन स्तूप, देवर कुठार स्तूप, पनगुडरिया स्तूप, कसरावत स्तूप, भरहुत स्तूप और सांची का स्तूप। जो हमारा संघभेद स्तूप है यह रायसेन में स्थित है। तुमेन स्तूप की बात करते हैं तो ये अशोकनगर में स्थित है। बात करते हैं हमारे देवर कुठार स्तूप की, तो यह रीवा जिले में स्थित है। पनगुडरिया स्तूप जो है वो सीहोर जिले में स्थित है। कसरावत स्तूप जो है ये खरगोन जिले में स्थित है। भरहुत स्तूप की जब हम बात करते हैं तो भरहुत स्तूप जो है यह उचेहरा सतना में स्थित है। उचेहरा सतना में स्थित है। और इसके अलावा जो हमारा सांची का स्तूप है यह रायसेन में स्थित है। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा, बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होंगी कि कैसे याद रखना है इतना सब कुछ। देखिए कैसे याद रखना है, सिंपल सा। संघभेद स्तूप कहां पर है या अभिलेख कहां पर है? तो रायसेन जिले में स्थित है। तुमेन स्तूप कहां पर है? अशोकनगर में स्थित है। देवर कुठार स्तूप की बात करते हैं तो यह रीवा जिले में स्थित है। पानगुडरिया सीहोर में स्थित है, इजी है याद रहेगा। कसरावत खरगोन में स्थित है। भरहुत स्तूप है यह उचेहरा सतना में स्थित है। और सांची का स्तूप बहुत ज्यादा फेमस है जो कि कहां पर स्थित है? रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। तो यहां पर सम्राट अशोक से संबंधित चीजें हम समाप्त करते हैं। मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक मतलब मौर्य वंश के बाद में अगला जो वंश आया वो था मध्य प्रदेश में शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तो ये किस जिले के वंशज थे, कहां पे इनके वंशज रहा करते थे? तो सबसे पहले जो शुंग वंश है ना, ये उज्जैन के क्षेत्र में रहा करता था। तो इसके वंशज जो है वो उज्जैन जिले से संबंधित थे। स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई।
प्रमुख शासक कौन कौन रहे? तो पुष्यमित्र शुंग, उसका बेटा अग्निमित्र शुंग यहाँ का प्रमुख शासक भी रहा। अन्य नाम था इस वंश का, तो इस वंश का जो अन्य नाम है जो कि शुंग वंश था, इसे ही ब्राह्मण वंश कहा जाता था। और इसी के अलावा इस वंश के युग को, मतलब इस वंश के संपूर्ण समय को आंध्र युग भी कहा जाता था। आंध्र युग। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये पुष्यमित्र शुंग की है। ये एक मूर्ति हमें मिली है उस समय की। राजधानी की बात करते हैं तो इस वंश ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। और विदिशा कौन सा क्षेत्र था? वही क्षेत्र था जहां पे अशोक ने अपनी पहली पत्नी जो कि कुमार देवी हैं उनसे विवाह किया था। विदिशा वही क्षेत्र है। पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग, इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे अग्निमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र शुंग दोनों ही शुंग वंश के बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं। इसके अलावा जो पुष्यमित्र शुंग हैं, इनके पुरोहित रहे हैं जिनका नाम था पतंजलि। पतंजलि जो है ना, ये आज की पतंजलि कंपनी नहीं है, बल्कि पतंजलि एक महर्षि हुआ करते थे जो कि पुष्यमित्र शुंग जो है इनके पुरोहित थे। और इसके अलावा इन्होंने ही योग दर्शन दिया था। तो योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया? पतंजलि के द्वारा दिया गया। और वो किसके दरबार में थे? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। इनका बेटे की बात करते हैं तो इनका बेटा था अग्निमित्र शुंग। इन्होंने, जो कि पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। अश्वमेघ यज्ञ का क्या मतलब होता था? देखो, अश्वमेघ यज्ञ ना आपने रामायण और महाभारत में सुना होगा। इस यज्ञ के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुआ करती थी। होता यह था कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक राजा एक यज्ञ करवाता था और उस यज्ञ में 2 घोड़े लिए जाते थे और दोनों घोड़ों के मुंह पे लिखा जाता था, उनकी आंखों के सामने वाले पट्टे वाले हिस्से पे लिखा जाता था कि जिस किसी के अंदर हिम्मत हो वो इस घोड़े को रोके और सम्राट के साथ युद्ध करे, अन्यथा इस घोड़े को आगे जाने दे और सम्राट की अधीनता को स्वीकार करे। अर्थात अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो होता था अश्वमेघ यज्ञ। कितनी बार करवाया इन्होंने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया। निर्माण की बात करें, इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किसी चीज का निर्माण करवाया है? तो देखिए, इन्होंने सांची के स्तूप की वेदिका का निर्माण कराया। वेदिका का क्या मतलब होता है? देखिए, जो सांची का स्तूप है ना, ये गोल आकार का बना हुआ है और इस गोल आकार के स्तूप में आजू बाजू जो रेलिंग दिखाई देती है, इसे ही वेदिका कहा जाता है। तो इस वेदिका का निर्माण जो है वो पुष्यमित्र शुंग जी के द्वारा करवाया गया। राज्यपाल की बात करते हैं। अब इनके राज्यपाल कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल जो थे वो अग्निमित्र शुंग थे। जिस प्रकार से बिंदुसार का राज्यपाल उनका ही बेटा अशोक था, वैसे ही हमको यहाँ पे अग्निमित्र याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्निमित्र शुंग की। अग्निमित्र शुंग जो है ये फेमस शासक हुए हैं, प्रसिद्ध शासक हुए हैं। क्यों फेमस हुए? देखिए, कालिदास जो है इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, तो इसमें वर्णन किया अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग का। और मालविका कौन थी? तो मालविका थी विदर्भ के राजा यज्ञसेन की पुत्री। और इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन कालिदास ने अपनी पुस्तक मालविकाग्निमित्रम या फिर नाटक मालविकाग्निमित्रम में किया है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है। फिर बात करते हैं भागभद्र की। भागभद्र जो है यह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध शासक हुए हैं मालवा के क्षेत्र के। इसके अलावा इनका संबंध शुंग वंश से था और इनके ही समय में एक राजदूत भारत में आया, जिस राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। देखिए, भागभद्र की बात करते हैं तो भागभद्र के समय में एक राजदूत भारत आया जो कि एंटियालकिड्स का राजदूत था, जो कि यमन देश के राजा थे या फिर ग्रीक के जो राजा थे वो थे, और उनका ही राजदूत था हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश में आने के बाद यहाँ पर एक स्तंभ का निर्माण कराया। जो स्तंभ है हेलियोडोरस स्तंभ, ये आप इसको गौर से देख सकते हैं, ये बहुत ही ऊंचा स्तंभ है। और यहाँ पर इस स्तंभ को जब हम देखते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है यह विदिशा जिले के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण हेलियोडोरस ने ही कराया था। इस कारण से इसका नाम भी हेलियोडोरस स्तंभ ही पड़ गया है।
इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या आगे चल के कण्व वंश के शासक वसुदेव के द्वारा की गई थी। अब कण्व वंश का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, तो हमको पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। इनके ना हमको सिक्के मिले, ना इनका संबंध मध्य प्रदेश से दिखता है, तो कण्व वंश हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इसको स्किप करेंगे। और इसके बाद में जो अगला वंश हमें मध्य प्रदेश में दिखाई देता है वो होता है सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कण्व वंश के अंतिम शासक की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश जो रहा है ना, यह मात्र सत्तात्मक वंश में माना जाता है। इसके अलावा इस वंश ने सबसे पहले भूमि दान करने की प्रथा चालू की। इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। इसके अलावा सर्वाधिक यहाँ पे प्रतापी शासक कौन थे? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी इसके सबसे ज्यादा प्रतापी शासक रहे हैं। इसके अलावा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रमुख यहाँ के शासक माने जाते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक और प्रतापी शासक रहे गौतमी पुत्र सातकर्णी। सिक्के की बात करते हैं तो इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए, इस कारण से ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने एक प्रथा चलाई, इस प्रथा के अनुसार इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान दी। और ब्राह्मणों को इन्होंने भूमि दान दी क्यों? ब्राह्मणों को भूमि दान करने का प्रमुख जो रीजन था वो ये था कि उस समय में सारे लोग जो थे अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को हथियाना चाहते, परंतु सातवाहन वंश के जो शासक रहे वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो एक मात्र सत्तात्मक समाज की ओर आगे बढ़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि जितना ज्ञान का विस्तार हो उतना बेहतर हो पाएगा। इस कारण से इन्होंने भूमि दान देने की प्रथा चालू की। ये सैनिकों को भी वेतन ना देके भूमि का एक टुकड़ा दिया करते थे। तो भूमि दान देने की प्रथा किसने चालू की? तो सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा यह स्टार्ट की गई थी। सातवाहन वंश के कौन कौन से शासक प्रसिद्ध रहे हैं? तो पहले रहे गौतमी पुत्र सातकर्णी, फिर है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और फिर है श्री सातकर्णी। देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी के ऊपर एक मूवी बनाई गई है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के ऊपर एक मूवी बनाई गई है जो कि साउथ में बनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और वीर शासक माने जाते हैं। इसके अलावा ये भारत के महान शासकों में से एक गिने जाते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी की वीरता के चर्चे हमें नागनिका अभिलेख से भी मिलते हैं और सांची की वेदिकाएं जो हमने देखी थी, जो कि शुंग वंश के द्वारा बनवाई गई थी, इन वेदिकाओं में भी बहुत सारे एक खुदे अभिलेख हमें दिखाई देते हैं जिनमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की वीरता का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस वंश के सिक्के कहाँ से मिले आपको याद रखना है। तो सबसे पहले एक नाम याद रखना है जो है जबलपुर। इसके अलावा तेवर जिसे जबलपुर कहा जाता था, त्रिपुरी, भेड़ाघाट, देवास, उज्जैनी या उज्जैन, इन क्षेत्रों से हमें सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवाहन के सबसे अंतिम शासक जो रहे हैं वो रहे हैं श्री सातकर्णी और इनके सिक्के हमें देवास और तेवर से प्राप्त हुए हैं। तेवर अर्थात जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह है कि सातवाहन जो वंश है उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए और इनके सिक्के मध्य प्रदेश के काफी जिलों से प्राप्त हुए, मतलब इनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। इसके अलावा जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है इन्होंने पूरे के पूरे पूर्वी मालवा को जीता था। किससे? कण्व वंश के शासकों से। तो इस कारण से इनका संबंध सीधे मालवा से रहा है। ये है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्के। फिर बात करते हैं हम अगला मध्य प्रदेश में कुषाण वंश की। कुषाण कौन थे? देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विदेशी आक्रमण भी हुए थे और इन बाहरी आक्रमणों में केवल कुषाण वंश और शक वंश का संबंध मध्य प्रदेश से देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमको थोड़ा सा याद रखना है। कुषाण और शक कौन थे? तो ये भारत के नहीं थे बल्कि भारत के दूसरे क्षेत्र से आए थे। दूसरे क्षेत्र से आने के कारण ये विदेशी आक्रमणकारी माने जाते हैं। तो कुषाणों की बात करते हैं तो कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना कुजुल कड़फिशेष के द्वारा की गई थी। इन्होंने सिक्के किसके चलाए? तो कुषाण वंश ने सोने के सिक्के चलाए, गोल्ड के सिक्के चलाए,
सबसे प्रतापी शासक, तो सबसे प्रतापी शासक रहे हैं राजा कनिष्क, और कनिष्क का संबंध मध्य प्रदेश के क्षेत्र से मिलता है। और कनिष्क का सिल्क रूट आप सबने सुना होगा कि एक सिल्क रूट कनिष्क ने बनाया था, जो कि चाइना वगैरह को क्रॉस करते हुए जाता था। और इस वंश के द्वारा शक संवत चलाया गया, और इस वंश के अंतिम शासक की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस वंश का जब हम मध्य प्रदेश से संबंध देखते हैं तो इस वंश के सबसे ज्यादा सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं विदिशा जिले के अंतर्गत। इसके अलावा सांची और भेड़ाघाट से हमें एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, उस प्रतिमा में कनिष्क के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें याद नहीं रखनी है। तो इस वंश का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। कहाँ कहाँ से सिक्के मिले हैं? तो विदिशा से सिक्के मिले हैं, इसके अलावा रायसेन से सिक्के मिले हैं, जबलपुर से सिक्के मिलते हैं अर्थात तेवर से सिक्के मिले हैं, और जबलपुर और सांची से हमें एक मूर्ति मिली है। इस मूर्ति में इस वंश का वर्णन किया गया है कि यहाँ पर एक कुषाण वंश हुआ करता था, जिसमें सर्वाधिक प्रतापी राजा कनिष्क था। ये है कनिष्क के सिक्के। कनिष्क जो है, इसने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, और इन सिक्कों में बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई दे। कनिष्क के सबसे ज्यादा सिक्के हमें हरदा और शहडोल क्षेत्र से मिलते हैं। इस वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। नेक्स्ट वंश की तरफ चलते हैं, तो रहा है मध्य प्रदेश में शक वंश। शक वंश का बहुत ज्यादा संबंध मध्य प्रदेश से नहीं रहा है। देखिए, इसका सीधा सीधा संबंध भारतीय इतिहास से रहा है। हमको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि सांची, शिवपुरी, बेतवा के आसपास इनके सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। कौन सा क्षेत्र था? तो बघेलखंड वाला क्षेत्र था। मध्य प्रदेश का आप देख सकते हैं, ये भारत का मैप है, और इस भारत के मैप में यदि ये यहाँ पे इस वाले भाग में विकसित हैं, तो इस कारण से ये उज्जैन के क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो इनके सिक्के उज्जैन के आसपास में हमें मिलते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं मध्य प्रदेश में नागवंश की तरफ में। नागवंश प्रमुख हो जाता है और प्रसिद्ध भी है। तो इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मध्य प्रदेश में नागवंश की स्थापना वृषनाथ के द्वारा की गई थी। इन्होंने किस जिले में इस वंश की स्थापना की? तो इन्होंने विदिशा जिले के अंतर्गत इस वंश की स्थापना की, तो विदिशा। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को विदिशा से ट्रांसफर करके ग्वालियर अर्थात पवाया को अपनी राजधानी बनाया। इनके सिक्के सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के एरन और ग्वालियर जिले से मिलते हैं। एरन का मतलब है सागर जिले से, सागर जिले से क्षेत्र लगता है एरन, और पवाया वाले क्षेत्र से सबसे ज्यादा इनके सिक्के मिलते हैं। प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं? तो भीमनाग और वृषनाथ इन वंश के सबसे ज्यादा प्रमुख शासक रहे हैं। इस वंश के नाग लोग ही अपने कंधों पे भगवान शिव की मूर्ति रखने के कारण भार शिव कहलाए। तो भार शिवा किन्हें कहा जाता है? इन्हीं लोगों को कहा जाता है भार शिवा या फिर भार शिव। मध्य प्रदेश में गुप्त वंश। देखिए, गुप्त वंश का सीधा संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। इसके अलावा जो गुप्त वंश है वो भारत के सबसे ज्यादा स्वर्णिम इतिहास वाले वर्गों में से एक भी रहा है। गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त जी के द्वारा की गई थी, और भारत के आधे से ज्यादा क्षेत्र में आप देख सकते हैं गुप्त वंश का शासन हुआ करता था। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। कौन कौन से शासक रहे हैं? तो सबसे पहले जो शासक रहे वो रहे हैं श्रीगुप्त, इसके बाद आए समुद्रगुप्त, फिर आए रामगुप्त, और फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय, और यही वो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया था। देखिए, कैसे कहानी याद रखनी है। एक वंश है गुप्त वंश, जिसकी स्थापना एक बंदे ने कर दी जिसका नाम है श्रीगुप्त। इसके अलावा श्रीगुप्त का बेटा हुआ जिनका नाम था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया क्योंकि इन्होंने पूरे भारत को और इसके आजू बाजू के सारे क्षेत्रों को जीत लिया था, और जो गुप्त वंश था उसका क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया था। तो प्रतापी शासकों में समुद्रगुप्त का नाम सामने आता है। वैसे ही जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, मध्य प्रदेश का नेपोलियन यशवंतराव होलकर जी को कहा जाता है। रामगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के दो बेटे थे। पहले बेटा का नाम था रामगुप्त और दूसरे बेटे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त जो है वो बहुत ही डरपोक शासक थे और इसके अलावा बहुत ही निर्लज्ज शासक थे। तो रामगुप्त ने क्या किया?
रामगुप्त ने शकों के डर के कारण अपनी पत्नी को संधि के स्वरूप शकों को देना स्वीकार किया और इसके अलावा अपना पूरा क्षेत्र देना स्वीकार किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही ज्यादा वीर शासक थे, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे कि इनका भाई अपनी भाभी को, मतलब इनकी जो भाभी हैं उनको किसी और को दे दे या अपनी पत्नी का त्याग कर दे, तो ये नहीं चाहते। अपने भाई की कायरता को देखते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ने हथियार उठाए और रामगुप्त की हत्या की और इसके अलावा इनकी पत्नी के साथ विवाह किया और आगे संपूर्ण साम्राज्य को चलाया। और यही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहलाते हैं आगे चलकर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो गुप्त वंश है उससे संबंधित क्या क्या चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बाघ की गुफाएं। तो जो बाघ की गुफाएं हैं, इन गुफाओं का निर्माण धार जिले में हुआ था। देखिए, पहले हो गया बाघ की गुफाएं। इन गुफाओं का निर्माण हमने देखा धार जिले में हुआ था। धार जिले के अंतर्गत तहसील की बात करेंगे तो कुक्षी तहसील के अंतर्गत ये गुफाएं आती हैं। इन गुफाओं में जो बाघ हैं वो रहा करते थे, लेकिन ये गुफाएं बाघों के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं थी जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान अर्जन करने वाले बौद्ध अनुयायियों के लिए या फिर बौद्ध साधुओं के लिए बनाई गई थी, जो यहाँ बैठकर ज्ञान अर्जन किया करते थे। लेकिन काफी समय होने के बाद जब यह क्षेत्र मानव की दृष्टि से विलुप्त होने लगा, यहाँ पे जंगल पहाड़ बनने लगे, पेड़ पौधे उगने लगे, तो उस समय यहाँ पर बाघों का निवास हो गया। इस कारण से ये जो है बाघ की गुफाएं कहलाती हैं। इसके अलावा ये बाघ और या फिर बाघिन नदी के तट पर स्थित है, तो इस कारण से इन्हें बाघ की गुफाएं भी कहा जाता है। इन बाघ की गुफाओं की तुलना अजंता और एलोरा की गुफाओं से की जाती है। इसके अलावा इन गुफाओं में एक मुगल पेंटिंग पाई जाती है जिसे कहा जाता है फ्रेस्को मुगल पेंटिंग। फ्रेस्को मुगल पेंटिंग जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस मुगल पेंटिंग है, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। उदयगिरी की गुफाएं बहुत ही ज्यादा फेमस है जो कि विदिशा जिले के अंतर्गत आती हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है। सांची अभिलेख जो कि सांची स्तूप पे लिखा हुआ है और इसके अलावा रायसेन में स्थित है, वो भी गुप्त काल से ही संबंधित है। एरण अभिलेख जो है इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहा जाता है, जो कि सागर जिले के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पुराने सती प्रथा के साक्ष्य जो हैं वह एरण से ही प्राप्त होते हैं। तो सर्वाधिक सती प्रथा के सबसे ज्यादा पुराने साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो एरण से प्राप्त हुए, एरण अभिलेख के अंतर्गत। तुमेन अभिलेख भी गुप्त काल से संबंधित है। इसके अलावा ये अभिलेख सम्राट अशोक से संबंधित भी है। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में गुप्त साम्राज्य को समाप्त कर लिया। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के लोकल वंशों को देखने वाले हैं, जैसे कि चंदेल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश जो कि राजा भोज से संबंधित है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे जितने भी वंश हुए हैं मध्य प्रदेश में, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में जो भी समझ में नहीं आया आप हमसे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड चीज ये है कि यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि मैम आप इसको दोबारा से पढ़ा दीजिए, हम इसको पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आप MCQ कंटिन्यू लगाइए, क्योंकि बिना MCQ के आपको समझ में नहीं आएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बिना प्रश्न उत्तर लगाए आप नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन। इसके अलावा MPPSC प्री परीक्षा के लिए आप जितना हो सके उतने क्वेश्चन लगाते जाइए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिए, एग्जाम लिखिए, शीट भरने की कोशिश कीजिए और OMR शीट को फिल करते जाइए जितना हो सके उतना, जिससे आपसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स ना हो एग्जाम को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।